नमस्कार। गुड इवनिंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेखा व कोण, लाइन एंड एंगल्स। तो बच्चे, आज की क्लास में मैं आपको लाइन एंड एंगल्स के बारे में बताने वाला हूं। तो एक बार बच्चे सब लोग ध्यान से देखिएगा। जितने भी वीडियोस मैंने पिछले अपलोड किए हैं, तो एक बार उन्हें जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे की भी क्लासेस मिलेगा। ठीक है। तो बच्चे, आज की क्लास में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्या, लाइंस एंड एंगल्स, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, रेखा व कोण। तो ये भी टॉपिक आपके सीजी टेट के एग्जाम में आने वाला है। तो इसके भी क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। क्वेश्चंस कराने के पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, और कंसेप्ट सीखना आपके लिए ज्यादा जरूरी है शुरुआत में, क्योंकि समय कम बचा है। तो आइए हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक का नाम बच्चे क्या है, रेखा। तो लाइन बोल दिया अपन ने, रेखा और कोण। कोण मतलब हो गया बच्चे क्या, एंगल। तो रेखा और कोण इस टॉपिक का नाम है। ठीक है। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे अब हम लोग चलते हैं रेखा के बारे में। अगर हमको समझना है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स को हमको डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो हिस्सा है बच्चे, जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, रेखा बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है बच्चे किसकी, बिंदु की। किसकी जरूरत पड़ती है, बिंदु। और बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, पॉइंट बोलते हैं। तो पॉइंट क्या होता है, आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बिंदु के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिंदु क्या है बच्चे, जरा सा भी आप ऐसे लगा दिए ना बच्चे, तो ये क्या अपन क्या, बिंदु हो गया। ठीक है। जरा सा डॉट जो है बच्चे, वो क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। तो सबसे पहली बात तो हो गया बच्चे, पॉइंट हो गया। ठीक है। बिंदु के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया कि बिंदु ये है, पॉइंट इसको बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरी बात पे चलते हैं। दूसरा क्या है बच्चे, रे। दूसरा क्या है, रे। रे को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, किरण। क्या बोलते हैं बच्चे, किरण बोलते हैं। हिंदी में किरण बोलते हैं। किरण क्या होता है कि अगर किसी बिंदु से किसी निश्चित दिशा में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे किसी निश्चित दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बिंदु मिलके और किसी एक दिशा में जा रहे हैं बच्चे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं, रे बोलते हैं। ये एक डायरेक्शन में जाता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, किसी एक दिशा की ओर भागता है, उसको बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। ठीक है। तो पहला तो बिंदु मैंने बता दिया, दूसरा मैंने आपको किरण बता दिया। तीसरा जो चलते हैं बच्चे, तीसरे में अब हम चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तीसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा बच्चे, लाइन। तीसरा क्या रहेगा बच्चे, लाइन। और लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, रेखा। क्या बोलते हैं बच्चे, रेखा। लाइन को क्या बोलते हैं बच्चे, रेखा। अब रेखा क्या है, जैसे मान लो मैंने दोनों डायरेक्शन में जा रहा हूं, मल्टी डायरेक्शन में जाऊंगा। जैसे मान लो ये एक बिंदु है, और बिंदु से एक मैं इस दिशा की ओर जा रहा हूं, और दूसरा बच्चे इस दिशा की ओर जा रहा हूं। तो दोनों दिशा में जो जाता है बच्चे, उसको क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, रेखा। तो ये हो गया बिंदु। बिंदु से बना बच्चे किरण, और किरण को अगर दोनों डायरेक्शन में अगर आप पहुंचा दोगे, तो क्या बन जाएगा, रेखा। ठीक है। तो ये हो गई सबसे पहला पॉइंट, जो कि मैंने आपको बहुत ही बेसिक बेसिक बात डिस्कस किया। अब हम चलते हैं बच्चे, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लाइन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं लाइन की, वो आप याद रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन उससे आपको पूछ सकता है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं लाइन की। तो सबसे पहला बिंदु जो होता है वो ये होता है, पहला पॉइंट ये होता है, पहला जो यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लाइन की, उसको आप देख लीजिएगा। तो जो रेखा होती है बच्चे, वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है। मतलब अ लाइन हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स। अ लाइन हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स। इंग्लिश में तो हमने ये लिख दिया, अब हिंदी में मैं बोल देता हूं कि एक रेखा के अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखा के कितने बिंदु होते हैं बच्चे, अनंत बिंदु होते हैं। तो याद रखना है इसको आप लोग। तो एक रेखा के अनंत बिंदु होंगे। ठीक है। सबसे पहली बात, तो एक रेखा अनंत बिंदुओं से बनती है। तो कोई पूछेगा कि रेखा किन कितने बिंदुओं से बनती है, तो आप याद रखना, उसमें टिक कर देना, अनंत बिंदुओं से बनती है। बहुत ही बेसिक सी बात है। ठीक है। तो रेखा अनंत बिंदुओं से बनती है, ये हो गए पहला बातचीत। ऐसे तीन बातचीत बताऊंगा मैं आपको। ये तो हो गया पहला बातचीत। अब आते हैं बच्चे दूसरे बातचीत पे। थोड़ा सा रुकना, इसको ऊपर कर देता हूं मैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। तो रेखा किससे बनी बच्चे, अनंत बिंदुओं से बनी हुई, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे चलता हूं। दूसरा जो है वो एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे समझिएगा। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब एक बिंदु से आप अनंत रेखाओं को खींच सकते हैं। जैसे मान लो एक बिंदु है, उससे आप कितनी भी रेखा खींच सकते हो, कितनी भी रेखा खींच सकते हो बच्चे। एक बिंदु से आप अनंत रेखाओं को खींच सकते हो। तो यही चीज बोला है, इनफाइनाइट लाइंस गो थ्रू वन पॉइंट। मतलब एक बिंदु से बच्चे होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी, इसको भी लिख देता हूं मैं। एक बिंदु से एक बिंदु से होकर एक बिंदु से होकर होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनंत अनंत रेखा खींची जा सकती हैं। अनंत रेखा खींची जा सकती हैं। ठीक है।
एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। इनफाइनाइट लाइंस गो थ्रू वन पॉइंट, मतलब किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी। तो याद रखना किसी एक बिंदु से कितनी लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो उस एक बिंदु से अनंत लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक बिंदु है इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो एक बिंदु से। क्लियर है कि नहीं? अनंत लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट होता है बच्चे, दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ओनली वन लाइन, हिंदी में भी बोल दूंगा, ओनली वन लाइन, only one line can draw, only one line can draw between two point। तो हिंदी में आप लोग लिखिएगा, क्या लिखेंगे? दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दो बिंदुओं से होकर, दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। केवल एक रेखा खींची जा सकती है, लिख लेना बच्चे, ठीक है ना? केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो दो बिंदु, अगर मान लो कोई भी दो बिंदु है, कोई भी दो बिंदु है, उसको अगर हम यहां से बच्चे केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं, एक ही रेखा, एक से अधिक रेखा नहीं खींच सकते। जैसे मान लो ये दो बिंदु है, इनसे केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं जो दो बिंदुओं पे होगी गुजरेगी, लेकिन एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस तरीके से याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछेगा दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो टिक मार देना यहाँ पे एक रेखा, और एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो आप टिक मार देना अनंत रेखा। तो ये बच्चे हो गए तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इन तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हमेशा याद रखना, और ये काफी आपको मदद करेगा आपके पेपर में, ठीक है ना? बहुत ही बेसिक सा पॉइंट था। चौथे में चलते हैं बच्चे। चौथा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताने वाला हूं, जो एक शब्द होता है बच्चे रेखाखंड। क्या होता है बच्चे? रेखाखंड। रेखाखंड को हम लोग इंग्लिश में लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? लाइन सेगमेंट। और हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा खंड। क्या बोलते हैं बच्चे? रेखा खंड बोलते हैं, और इंग्लिश में लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो रेखाखंड होता क्या है बच्चे? जैसे मान लो कोई भी रेखा हमने ड्रॉ किया, जैसे कोई भी रेखा है, ये क्या है बच्चे? एक रेखा है, दोनों दिशाओं से जा रहा है। तो अब इसको खंडित कर दो, मतलब इनको एक, कोई एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इनसे खंडित कर दो। तो इस बिंदु का नाम ए रख दिया, इस बिंदु का नाम बी रख दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? रेखाखंड बोलेंगे। ये जो ए बी है वो क्या कहलाएगा बच्चे? रेखाखंड कहलाएगा। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, मतलब ए बी जो है वो एक रेखाखंड है। ए बी जो है वो क्या है बच्चे? एक रेखाखंड है। इस चीज को याद रखिएगा। तो मैंने आपको रेखाओं के बारे में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता दिया, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले इसको नोट करके लिख लीजिए, फिर मैं आगे डिटेल समझाता हूँ, ठीक है ना? तो एक बार इसको लिख लो बच्चे आप सब लोग, और फिर उसके बाद मैं आगे आपको डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है? तो इसको लिख लीजिएगा सबसे। चलिए बच्चे, हाँ चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। ये बात उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है ना? तो इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो ये बच्चे मैंने आपको लाइन के बारे में बता दिया। अब मैं आता हूँ बच्चे किसके बारे में? कोण के बारे में। ये मैंने आपको रेखाओं के बारे में बता दिया। अब बच्चे मैं कोण के बारे में आता हूँ। तो देखिएगा ये सारे पॉइंट जो डायरेक्ट डायरेक्ट आते हैं, ज्यादा टफ लेवल का मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जितना एग्जाम में आएगा उतना ही आपको कराऊंगा, जो आपके लिए काफी ज्यादा पर्याप्त रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि समय कम बचा है, पेपर तुरंत होने वाला है, तो समय नहीं है, जितना पढ़ाएंगे उसको देख लेना। तो बच्चे अब हम चलते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? कोण बोलते हैं। और एंगल्स होते क्या हैं इसके बारे में थोड़ा सा चलेंगे, कौन कौन से एंगल होते हैं। ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना, सीधा सीधा पढ़ना है। तो एंगल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कोण के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहला जो एंगल होता है बच्चे, वो होता है आपका एक्यूट एंगल। क्या होता है बच्चे? एक्यूट एंगल। सबसे पहला एंगल होता है बच्चे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? न्यून कोण। क्या बोलते हैं बच्चे? न्यून कोण। तो सबसे पहला एंगल के बारे में मैं डिस्कस करूं, तो यहाँ पे बच्चे होता है न्यून कोण। और न्यून कोण क्या होता है बच्चे? कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। तो लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा, अगर कोई कोण 90 डिग्री से क्या हो बच्चे? छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, लेस देन 90 डिग्री हो, तो बच्चे उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। याद रखना, ठीक है ना? क्या याद रखोगे बच्चे? कि अगर आपका एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो याद रखना उसको न्यून कोण बोलते हैं। तो न्यून कोण कैसे बनेगा? जैसे मान लो ये थीटा है, ठीक है, और ये थीटा किससे कम है बच्चे? 90 डिग्री से कम है।
तो ये बच्चे क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो न्यून कोण की पहचान ही होती है कि एंगल किससे कम होगा बच्चे, 90 डिग्री से कम होगा, तो उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। दूसरा बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, राइट एंगल। क्या होता है बच्चे, राइट एंगल। और राइट एंगल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, समकोण। क्या बोलते हैं बच्चे, समकोण बोलते हैं। अब समकोण क्या होता है इसके बारे में मैं बताता हूँ। राइट एंगल मतलब क्या हो गया बच्चे, समकोण हो गया। अब समकोण क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो कोई भी एक लाइन खींच दी है, ये मतलब एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए बच्चे, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होना चाहिए, 90। अगर आपका कोण 90 डिग्री का हुआ, अगर आपका कोण 90 डिग्री का हुआ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 90 डिग्री के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ बच्चे, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के बराबर हुआ, 90 डिग्री के बराबर हुआ, तो बच्चे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, समकोण बोलते हैं, याद रखना। तो 90 डिग्री के बराबर होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना बच्चे। चलिए यहां तक क्लियर है बच्चे। तो 90 डिग्री के बराबर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। समकोण की बात क्लियर हो गई। तीसरा बच्चे एंगल में चलते हैं। पहले आपको न्यून कोण बता दिया, समकोण बता दिया। अब तीसरे में बच्चे हम चलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं बच्चे, अधिक कोण बोलते हैं। तो अधिक कोण क्या होता है, आइए ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो अधिक कोण का मतलब बच्चे जो होता है कि एंगल आपका कितने डिग्री से अधिक हो बच्चे, 90 डिग्री से अधिक हो, तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, अधिक कोण बोलते हैं। तो कोण के मैं प्रकार आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो तीसरा आप यहाँ पे लिख लीजिए बच्चे, अधिक कोण। तीसरा लिखिएगा बच्चे क्या, अधिक कोण। और अधिक कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं बच्चे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल को हम लोग बोलते हैं बच्चे क्या, अधिक कोण। क्या बोलते हैं बच्चे, अधिक कोण बोलते हैं। अधिक कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब अधिक कोण की विशेष बात ये होती है कि एंगल जो होता है किससे अधिक होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा अगर होगा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, लिख लेते हैं 90 डिग्री से, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, अधिक कोण। मतलब आपका एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो एक एंगल मैं बना देता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो ये थीटा है। अब ये जो थीटा है ना बच्चे, किससे अधिक है मालूम है, 90 डिग्री से अधिक है। किससे अधिक है, 90 डिग्री से। और किससे कम है बच्चे, 180 डिग्री से कम है। तो यहां से लेकर यहां तक एंगल जो होगा ना, ये क्या कहलाएगा बच्चे, अधिक कोण कहलाएगा। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम है, तो इसको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। तो पहले मैंने न्यून कोण बता दिया, समकोण बता दिया, अधिक कोण बता दिया। ये आपके पास तीन एंगल्स आपके सामने हो गए। अभी और भी एंगल्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन उनके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीन एंगल्स के बारे में मैंने बच्चे सबसे पहले आपके सामने डिस्कस किया। अब जो चौथा एंगल है वो क्या है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चौथा एंगल होता है बच्चे सरल कोण, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं बच्चे, स्ट्रेट एंगल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, सरल कोण। क्या बोलते हैं बच्चे, सरल कोण। और सरल कोण को क्या बोलते हैं बच्चे, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो सरल कोण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इस चीज को आप हमेशा याद रखना। तो सरल कोण क्या है, यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब यहाँ पे जो कोण होगा वो अगर 180 डिग्री के बराबर हो तो उसको हम लोग सरल कोण बोलते हैं। तो 180 डिग्री के बराबर, तो लिख लीजिएगा बच्चे यहाँ पे 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। अगर कोण आपका 180 डिग्री के बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, यहाँ पे सरल कोण बोलते हैं। इस चीज को आप हमेशा याद रखना। सपोज कीजिए एक लाइन खींच लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, एक लाइन खींच लेता हूं यहाँ पे। अब ये लाइन मैंने खींच दिया है। ये बच्चे जो है एंगल, अगर ये एंगल कितने डिग्री है, 180 डिग्री है, मतलब यहाँ पे बच्चे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरल कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, सरल कोण बोलेंगे। इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखना। अगर आपका एंगल 180 डिग्री के बराबर है तो इसको हम लोग क्या नाम से बोलते हैं बच्चे, इसको हम लोग सरल कोण बोलते हैं। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। पहले तो न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, अधिक कोण हो गया, सरल कोण हो गया। एक होता है बच्चे आपका वृहद कोण। वृहद कोण को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं बच्चे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में बोलते हैं बच्चे वृहद कोण, ठीक है ना। याद रखिएगा बच्चे, वृहद कोण बोलते हैं, वृहद, ठीक है, वृहद कोण। तो वृहद कोण मतलब क्या होता है बच्चे, वृहद कोण मतलब होता है रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बच्चे, ये मैं बता देता हूँ। 180 डिग्री से अधिक होगा और 360 डिग्री से क्या होगा बच्चे, कम होगा। इसको हम लोग बोलते हैं वृहद कोण, अधिक कोण, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो आपका किससे अधिक होगा बच्चे, 180 डिग्री से अधिक होगा। और किससे कम होगा बच्चे,
300 सॉरी यहाँ पे 180 डिग्री से अधिक होगा और 360 डिग्री से क्या होगा बच्चे, कम होगा। तो लिख लीजिएगा 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा को हम ऋजु कोण भी बोलते हैं बच्चे। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, ऋजु कोण भी बोलते हैं, वृहद कोण भी बोलते हैं। तो ऋजु कोण भी बोला जाता है, याद रखना। तो यहाँ पे कुछ किताबों में आपको ऋजु कोण भी मिलेगा, ठीक है ना। ऋजु कोण और ऋजु कोण भी बोला जाता है और वृहद कोण भी बोला जाता है। ये दोनों बात को आप हमेशा दिमाग में बैठाइएगा, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्स एंगल मतलब होता है वह एंगल जो 180 डिग्री से अधिक हो और बच्चे 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे बना देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना है, एक एंगल मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। जैसे ये एंगल है बच्चे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको वृहद कोण बोलेंगे। ये एंगल जो होगा बच्चे, ये क्या कहलाएगा, ये जो थीटा है ये आपका किससे अधिक है, 180 डिग्री से बच्चे अधिक है, और ये 270 से क्या है बच्चे, कम है। तो इसको हम लोग वृहद कोण, तो वृहद कोण बोलते हैं, जिसको हम लोग ऋजु कोण भी बोलते हैं और रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखना बच्चे, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया 270 डिग्री के बीच में। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे चलते हैं। तो वृहद कोण के बाद जो होता है बच्चे, वो होता है कंप्लीट एंगल, जिसको पूर्ण कोण बोलते हैं। तो छठवां एंगल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, पूर्ण कोण। तो उसको मैं अगली स्लाइड में लिख के आपको समझा दे रहा हूं। जो छठवां होता है बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं बच्चे, कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं दोस्त, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। और कंप्लीट एंगल क्या होता है, इस बात पे अब हम चलते हैं। तो कंप्लीट एंगल को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, पूर्ण कोण। क्या बोलते हैं बच्चे, पूर्ण कोण। और इंग्लिश में बोलते हैं आपका कंप्लीट एंगल, और हिंदी में बोलते हैं क्या, पूर्ण कोण। तो ये पूर्ण कोण क्या होता है बच्चे, जब आपका एंगल कितने डिग्री के बराबर हो, आपका 360 डिग्री के बराबर हो, तो इसको हम लोग पूर्ण कोण बोलते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पे 360 डिग्री के बराबर, 360 डिग्री के, 360 डिग्री के बराबर। अगर आपका एंगल 360 डिग्री के बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, पूर्ण कोण बोलते हैं। इस चीज को आप हमेशा याद रखना। जैसे मान लो एक लाइन है, अब इस लाइन से ये बच्चे ये पूरा एंगल ही घूमकर बोलेंगे, तो ये पूरा एंगल कितना कहलाएगा मालूम है, 360 डिग्री। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे पूर्ण कोण। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। इसी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। तो ये मैंने आपको 6 टाइप बता दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ 7वें में। तो ये कंप्लीट एंगल के बाद 7वें पॉइंट पे चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पूरा कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, यहाँ पे पूरक कोण। क्या बोलते हैं हिंदी में, पूरक कोण। पूरक कोण होता है बच्चे एक, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण और इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अब ये पूरक कोण क्या होता है बच्चे, जब यहाँ पे एंगल का सम कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो उसको हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। इसको याद रखना। तो लिख लीजिए बच्चे, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो। दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर, दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, उसको पूरक कोण बोलते हैं। दो कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर हो बच्चे, 90 डिग्री के बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, पूरक कोण बोलते हैं। इस चीज को याद रखना है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक एंगल है, ये एंगल का ये कितना है, 90 डिग्री। अगर ये रेखा खींच दो मान लो, तो ये एंगल और ये एंगल, ये मान लो x है और ये क्या है बच्चे, y है। तो यहाँ पे ये पूरा कोण कहलाएगा यदि बच्चे इन दोनों का योग अगर 90 डिग्री हो। तो x प्लस वाई कितना हो, 90 डिग्री। तो इन दोनों को बोलेंगे एक दूसरे का क्या है बच्चे, पूरक है। क्या है बच्चे, पूरक है। ये पूरक कोण कहलाता है। x और y एक दूसरे का क्या कहलाता है, पूरक कहलाता है। तो दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो x का पूरक y होगा, y का पूरक x होगा, जब दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। जैसे मैं आपसे पूछूं 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 30 डिग्री का पूरक कोण होगा बच्चे 60 डिग्री। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछ लूं 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 20 होगा। क्योंकि 20 इसलिए होगा क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90। तो दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो बच्चे उसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं बच्चे, पूरक कोण। इस चीज को याद रखना और इसको हमेशा दिमाग में बैठा के रखना, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो ये 7 पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब हम 8वें में चलेंगे। पहले बताइए बच्चे इतना क्लियर है कि नहीं, इतना समझ में आ गया होगा, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला लिखिएगा बच्चे सप्लीमेंट्री एंगल। क्या लिखिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण। क्या बोलते हैं बच्चे, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। अब सवाल ये उठता है सर सप्लीमेंट्री एंगल है क्या, तो इसके लिए आप लिख लीजिएगा बच्चे समपूरक कोण। क्या लिखिएगा बच्चे, समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण,
समपूरक कोण क्या है बच्चे? ये सप्लीमेंट्री एंगल है। समपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री हो, तो बच्चे क्या कहलाता है? आपका समपूरक कोण कहलाता है। तो लिख लीजिएगा दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसको हम लोग समपूरक कोण बोलते हैं। याद रखना आप लोग बच्चे, समपूरक कोण है, जैसे मान लो एक मैंने ये बना दिया, तो ये एक एंगल है और एक एंगल ये है, इसका नाम θ1 रख दो, इसका नाम θ2 रख दो। अगर दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो बच्चे ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समपूरक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चे? समपूरक कहलाएंगे। इस चीज को याद रखना। तो दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो हमेशा बच्चे उनको समपूरक बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं। जैसे मान लो 70 डिग्री है तो 70 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? तो 180 डिग्री में हम कितना माइनस कर देंगे बच्चे? 70 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो ये बच्चे दूसरा 70 का समपूरक क्या होगा? 110 होगा। 70 का समपूरक क्या होगा? 110 होगा। मतलब दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए बच्चे? 180 डिग्री। तो उसको हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? समपूरक कोण बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये आपको सारे कोण तो क्लियर हो गए। 8 प्रकार के कोण मैंने बताए हैं, इसको आप एक बार रिवीजन के रूप में देख सकते हैं और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लो, आप रिवीजन कर लो। पूर्ण कोण किसको बोलते हैं? पूरक कोण और संपूरक कोण। पूरक में दोनों का सम 90 होना चाहिए और संपूरक में दोनों का सम कितना होना चाहिए बच्चे? 180 डिग्री, जिसको हम लोग संपूरक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बातचीत तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब मैं आगे चलता हूँ, कुछ नई बातें बताऊंगा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो मैंने आपको रेखा के बारे में बता दिया, कोण के बारे में बता दिया। अब मैं दो रेखा मतलब अब दो रेखाओं को एक साथ लूंगा और दो रेखाओं की उनकी कहानी करूंगा। कहानी ऐसे करूंगा कि दो रेखाओं को क्या करूंगा, यहाँ पे बच्चे दो रेखाओं को अब मैं एक दूसरे के पैरेलल होंगे और वो सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा। तो दो रेखा एक दूसरे को या तो समांतर चलेंगी या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो आइए बच्चे अब दो सिचुएशन को लेके चलता हूं। तो अगर मैं लाइन की बात करूंगा, अगर मैं दो लाइनों की बात करूंगा, दो रेखाओं की बात करूंगा, तो दो रेखाएं, दो कंडीशन होती हैं। या तो दो रेखाएं एक दूसरे की क्या चलेंगी बच्चे? पैरेलल चलेंगी। क्या चलेंगी बच्चे? पैरेलल। दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी। पैरेलल को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? समांतर। क्या बोलते हैं बच्चे? समांतर। तो समांतर होंगी दो रेखाएं एक दूसरे के। ठीक है, या फिर दो रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगे बच्चे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी बच्चे? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। एक दूसरे को क्या करेंगी बच्चे? प्रतिच्छेद करेंगी। एक दूसरे को काटेंगी। एक दूसरे को काटेंगी या फिर एक दूसरे के समांतर होंगी। दो चीजें होता है। काटने का मतलब होता है प्रतिच्छेद करना, तो एक दूसरे को या तो प्रतिच्छेद करेंगे या तो एक दूसरे को बच्चे समांतर होंगे। समांतर का मतलब ये बच्चे उन दोनों के बीच का अंतर जो होगा रेखाओं के बीच का, वो हमेशा क्या होगा बच्चे? बराबर होगा। जैसे मान लो एक रेखा ये जा रही है और दूसरी रेखा ये जा रही है और दोनों के बीच का जो दूरी होगा बच्चे, वो हमेशा क्या होगा? अंतर इन दोनों के बीच का हमेशा समान होगा। तो इन रेखाओं का हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। तो ये हो गई बच्चे समांतर रेखा। एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा ये। इनका नाम लिख देता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ बच्चे ये ए है, ये क्या है? बी है। इसका नाम देता हूँ सी है और ये क्या है बच्चे? डी है। तो ये दो रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर होती है तो समांतर का चिन्ह ऐसे बनाते हैं। ये बच्चे समांतर का चिन्ह है। तो ए भी समांतर हो गया बच्चे किसका? सी डी के। ए भी समांतर हो गया बच्चे किसके? सी डी के। ठीक है, ए भी समांतर हो गया क्या बच्चे? सी डी के हो गए। ठीक है, ए भी समांतर क्या है बच्चे? सी डी के। दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी बच्चे? समांतर होंगी। क्लियर है कि नहीं? दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या कहलाएंगी? समांतर। और प्रतिच्छेद का मतलब ये हो गया, जैसे एक रेखा ये जा रही है और दूसरी रेखा ये, दोनों एक दूसरे को क्या करें? कट करें। इंटरसेक्ट करना मतलब प्रतिच्छेद करना। तो दोनों एक दूसरे को कट करती हैं बच्चे, तो ये क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेद। एक दूसरे को करने वाली प्रतिच्छेद वाली रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को। तो ये ए बी हो गया जैसे, और ये क्या हो गया? सी डी। तो ए बी और सी डी दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके तो इस तरीके का होता है, समांतर होती तो ये होता है। अब दोनों सिचुएशन में बच्चे इनको एंगल से रिलेट करेंगे। कुछ एंगल्स बनते हैं जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर चलती हैं और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो कुछ यहाँ पे एंगल्स बनते हैं। उन एंगल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कैसे बताऊंगा वो सारी चीजें ध्यान से सुनिएगा, तब जाके आपको क्लियर होगा। तो आइए बच्चे कुछ कहानी को लेके चलता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। सबसे पहले बच्चे मैं यहाँ पे प्रतिच्छेद रेखाओं के बारे में बात करता हूँ। कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती हैं, तो क्या कहानी बनती है, इसके बारे में चलूंगा। जैसे मैंने एक रेखा ये लिख लिया और दूसरी रेखा बची ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं बच्चे? प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब काट रही हैं। तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा। इन एंगल्स को बोला क्या जाता है और इनकी विशेषताएं क्या होता है, वो सारी बातें बच्चे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा।
तो बच्चे याद रखना, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस एंगल का नाम मान लो एक 1 रख दिया, इसका 2 रख दिया, इसका 3 रख दिया, इसका 4 रख दिया, नामकरण कर दिए। तो याद रखना एंगल 1 जो होगा बच्चे वो हमेशा एंगल 3 के बराबर होता है, और एंगल जो 2 होगा बच्चे वो हमेशा बच्चे एंगल 4 के बराबर होता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो एंगल 1 बराबर 3 होगा, 2 बराबर 4 होगा, और इन बराबर रेखाओं को हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं बच्चे? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, याद रखिएगा। इनको हम लोग बोलते हैं बच्चे शीर्षाभिमुख, 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 ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, विभुख, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इनको क्या बोलते हैं बच्चे? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्लियर है? तो ये शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, हमेशा याद रखना। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं दोस्त? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस चीज को याद रखिएगा। शीर्षाभिमुख कोण को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो याद रखना जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण हमेशा के हमेशा बच्चे क्या होते हैं? बराबर। तो 1 शीर्षाभिमुख है 3 का, 2 शीर्षाभिमुख है बच्चे 4 का, तो इनके शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बच्चे हमेशा क्या होते हैं बच्चे? बराबर होते हैं। इस चीज को याद रखना। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण इनके हमेशा क्या होते हैं बच्चे? बराबर होते हैं। इस चीज को आप हमेशा याद रखना। क्लियर है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑलवेज, याद रखना जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब बच्चे अगली कहानी पे चलता हूं। जब दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो, समांतर हो, और एक तिर्यक रेखा बच्चे उसको काटे, तिरछी रेखा एक उसको काटे, तो क्या कहानी बनती है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो एक रेखा मैंने L है और L समांतर है किसके? M के। ये समांतर का साइन है बच्चे, L समांतर है M के, और दो रेखाएं मैं यहाँ पे खींच देता हूँ। जैसे ये एक रेखा ये L है और दूसरी रेखा क्या है बच्चे? ये M है। एक का नाम L है, दूसरे का नाम M है, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है बच्चे? समांतर है। अगर मैं मान लो यहाँ पे एक रेखा खींच दिया, इसको क्या बोल रहे हैं बच्चे? तिरछी रेखा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चे? तिर्यक रेखा और ट्रांसवर्सल लाइन। तो L समांतर M है, और इसका नाम मैं एक और जो रेखा मैंने खींचा है इसका नाम दे देता हूँ N। क्या दे देता हूँ? N। तो N जो है बच्चे वो क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है। N क्या है बच्चे? एक ट्रांसवर्सल लाइन। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, हिंदी में बोलते हैं बच्चे तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं बच्चे? तिर्यक रेखा। तो ये तिर्यक रेखा है। क्लियर है कि नहीं? तो N एक तिर्यक रेखा है। अगर ये इन दोनों को प्रतिच्छेद कर लिए, दो कर रही है, दो समांतर रेखा L और M को प्रतिच्छेद एक तिर्यक रेखा N कर रही है, तो आइए इसके पीछे का पूरा कहानी को समझते हैं। तो यहाँ पे बच्चे ये एंगल बनता है, जैसे ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल क्या हो गया बच्चे? 2 हो गया, ये एंगल क्या हो गया बच्चे? 3 हो गया, ये एंगल क्या हो गया बच्चे? 4 हो गया। ठीक है, इस एंगल का नाम क्या दे दिया हमने? 5। इस एंगल का नाम क्या दे दिया? 6। इस एंगल का नाम क्या दे दिया? 7। और इस एंगल का नाम क्या दे दिया बच्चे? 8। ये मैंने आपके सामने कुछ एंगल्स बना दिए, 1 2 3 4, और ये 5 6 7 8। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे बच्चे इसके बारे में मैं आपके सामने चर्चा करूंगा, एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो ये बच्चे आपने ये तो बना लिया, ये इसमें दो रेखाएं L और M एक दूसरे के समांतर थी, और साथ में N जो थी वो तिर्यक रेखा था, और इन चारों लाइनों का बारे में यहाँ पे मैंने लिख दिया। पहले मैं इसको स्लाइड को थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से बता सकूं। ठीक है ना? तो ये डायग्राम पहले बना लेना बच्चे। दो समांतर रेखाओं को काट रहा है एक तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। अब उसमें कुछ एंगल्स है, उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके बारे में अब हम लोग समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चे। ये चीज आप लोग को अभी समझना पड़ेगा और उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात बच्चे, पहला पॉइंट तो यही है। सबसे पहला पॉइंट ये ब्लू कलर से लिखते हैं इसको। पहला लिख लेते हैं बच्चे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बच्चे लिख रहा हूं मैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं बच्चे? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण। अभी शीर्षाभिमुख कोण की कहानी को समझते हैं। तो यहाँ पे बच्चे शीर्षाभिमुख कोण का मतलब इनके शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं बच्चे? बराबर होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया एंगल 1 किसके बराबर होगा बच्चे? एंगल 3 के बराबर होगा। उसी प्रकार से एंगल 2 किसके बराबर होगा बच्चे? एंगल 4 के बराबर होगा। तो ये शीर्षाभिमुख कोण बच्चे इनके हमेशा क्या होते हैं बच्चे? बराबर होते हैं। इस चीज को याद रखना। तो एंगल 1 बराबर 3 है, 2 बराबर 4 है। उसी प्रकार से क्या होगा? एंगल जो 5 होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल 7 के। और एंगल 6 जो होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल 8 के। तो इनके शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पे भी बराबर होते हैं। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा और इस चीज को आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा। क्लियर है बच्चे?
तो इनके शीर्षाभिमुख कोण के बारे में मैंने कह दिया। अब मैं आगे चलता हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो पहला कोण तो आपको क्लियर है। दूसरा जो एंगल होता है बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं बच्चे? करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं बच्चे? संगत कोण। तो संगत कोण को इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो दूसरा एंगल जो आता है बच्चे, उसको हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? संगत कोण। क्या बोलते हैं बच्चे? संगत कोण। और संगत कोण कौन से होते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये हो गया बच्चे संगत कोण, और संगत कोण के बारे में आइए समझिएगा। जैसे मैंने बोल दिया बच्चे, यहाँ पे एंगल 1 जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल जो 1 होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल 5 के बराबर होगा, ठीक है। और एंगल जो 3 होगा बच्चे, वो किसके बराबर होगा? एंगल 7 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 7 के बराबर। तो एंगल 1 किसके बराबर होगा बच्चे? एंगल 5 के बराबर होगा। तो ये संगत कोण है, और ये संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो एंगल 1 = 5 है। उसी प्रकार से एंगल 3 बच्चे किसके बराबर है? एंगल 7 के बराबर है, याद रखिएगा। तो एंगल 1 ये संगत कोण कहलाते हैं। ये जो 1 वाला है ये किसके बराबर है? 5 के बराबर। उसी तरीके से एंगल 3 जो है वो किसके बराबर है? 7 के बराबर है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? संगत कोण। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कहूं तो एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एंगल 2 जो होगा बच्चे वो किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर। उसी प्रकार से एंगल 4 जो होगा बच्चे वो किसके बराबर होगा? एंगल 8 के बराबर होगा। इन सबको हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल और संगत कोण बोलते हैं। तो याद रखना, दो समांतर रेखाएं अगर एक तिर्यक रेखा से काटी जाती हैं तो हमेशा याद रखना ये उनकी प्रॉपर्टी होती है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और उनके शीर्षाभिमुख कोण भी बच्चे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, इनका हम लोग यूज करेंगे जब भी हमको क्वेश्चंस करना होगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगा, इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण भी क्लियर हो गया, और करस्पॉन्डिंग एंगल जिसको हम लोग संगत कोण बोलते हैं वो भी क्लियर होगा कि कौन से होते हैं, और ये ऑलवेज बच्चे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीसरा बच्चे होता है अंततः एकांतर कोण। तीसरा होता है बच्चे अंततः एकांतर कोण। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। लिख लीजिएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चे अंततः एकांतर कोण। क्या बोलते हैं दोस्त? अंततः एकांतर कोण। अंततः एकांतर कोण, अंततः एकांतर कोण, ठीक है ना। तो अंततः एकांतर कोण बोलते हैं बच्चे। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया, और इसके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ताकि आप लोग अच्छे समझ में आ जाए। तो अंततः एकांतर कोण भी बच्चे इसके ऑलवेज क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूं, जैसे एंगल 3 जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल 5 के बराबर। इसी को इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोल रहे हैं। तो एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के बराबर। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। यही क्या कहलाता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, जिसको बोलते हैं अंततः एकांतर कोण। ये बच्चे हमेशा बराबर होते हैं। वैसे ही कौन सा बराबर होगा? जैसे एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? एंगल 4 हो जाएगा एंगल 6 के बराबर। तो ये अंततः एकांतर कोण है, ये ऑलवेज बराबर होते हैं। जैसे ये वाला 4 है, ये किसके बराबर होगा? 6 के। 3 वाला किसके बराबर होगा? 5 के। तो ये अंततः एकांतर कोण बच्चे ऑलवेज क्या होते हैं? इसके बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले शीर्षाभिमुख कोण बता दिया, संगत कोण बता दिया, अंततः एकांतर कोण बता दिया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जिसको बोलते हैं। और अगला जो चौथा पॉइंट रहेगा उसको अब हम बोलते हैं बच्चे बाह्य एकांतर कोण, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या होता है बच्चे? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, वो भी बराबर होते हैं। तो ये अंततः एकांतर कोण ऑलवेज बराबर होते हैं, मतलब 3 5 के बराबर होगा और 1 5 के बराबर होगा। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं पूरी कहानी को, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी में, फिर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग करेंगे, ठीक है ना। पहले इतना क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट बच्चे जो मैं लिख रहा हूं उसके बारे में चलेंगे। तो चौथा पॉइंट जो होता है बच्चे वो क्या होता है आपका? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या होता है बच्चे? एक्सटीरियर अल्टरनेट। फिर से मेरे को एक बार डायग्राम बनाना पड़ जाएगा, खैर मैं बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे बाह्य एकांतर कोण। क्या बोलते हैं बच्चे? बाह्य एकांतर, बाह्य एकांतर कोण। क्या बोलते हैं बच्चे? बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। क्या बोलते हैं बच्चे? बाह्य एकांतर कोण, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। अब ये बाह्य एकांतर कोण क्या होता है, अब हम लोग उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करता हूं, मैं डायग्राम बना देता हूं। एक्चुअली थोड़ा सा वो पीछे दूसरे स्लाइड में चला गया है, ये मैंने बना दिया, ठीक है। ये बच्चे हो गया 1, ये हो गया 2,
ये हो गया 3, ठीक है बच्चे, और ये क्या हो गया बच्चे 4, इसका नाम मैंने 4 दे दिया। आगे लिखता हूं बच्चे, इसका नाम मैंने कर दिया 5, इसका नाम कर दिया 6, इसका नाम कर दिया 7, इसका नाम कर दिया 8। तो ये आपका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होता क्या है बच्चे, इसके बारे में अब हम चलते हैं। तो याद रखना बच्चे, एंगल 1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा 7, मतलब एंगल 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 7, ये 1 है, ये किसके बराबर होगा 7। तो इसको एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, बाएं एकांतर कोण बोलते हैं, हमेशा याद रखना। उसी प्रकार से एंगल 2 जो होगा बच्चे वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल 2 जो दिख रहा है बच्चे किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर। तो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, बाएं एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा और ये काफी ज्यादा आपके काम आता है, तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा और इसको दिमाग में बैठाइएगा। क्लियर बच्चे, ठीक है। खैर इतनी सी बातचीत है, ये बेसिक बात मैंने आपको बता दिया। तो ये इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये सारी चीजें बच्चे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात भी मैं बता देता हूँ जो यहाँ पे नहीं बताए थे, उसके बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे ये एंगल 4 दिख रहा है ना बच्चे, क्या दिख रहा है, एंगल 4, और ये दिख रहा है 5। तो हमेशा याद रखना इन दोनों का सम, इसकी प्रॉपर्टी होती है एंगल 4 प्लस एंगल 5 को जोड़ेंगे तो ऑलवेज बच्चे 180 डिग्री आना चाहिए। ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये एंगल 4 है ना और ये एंगल 5, इसका हमेशा बच्चे 180 डिग्री होता है। उसी तरीके से 3 एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी बच्चे कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। इन दोनों का सम, ये अंदर वाले जो दिख रहे हैं ना 4 और 5, इन दोनों का सम 180 है। 4, 3 और 6, इनका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा और ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपके आगे वाले करने में, ठीक है ना। इतनी सी बातचीत है। ये बच्चे मैंने आपको लाइन और एंगल्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया है। अब मैं आता हूं, कुछ एक आध दो क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आप लोग को थोड़ा सा हैबिट में बन जाए और चीजें आपको इतनी तकलीफ ना लगे। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, उसके बारे में भी डिस्कस कर दूंगा। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनके बारे में बता देता हूं। पहले बताओ, ये एंगल्स और लाइंस के बारे में उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा और फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। देखिए, जैसे बच्चे मान लो यहाँ पे मैं आपके सामने 4 रेखाएं, समांतर रेखाएं खींचता हूं। ये पहली रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा हो गई, ठीक है, ये तीसरी रेखा हो गई, ये चौथी रेखा हो गई। अभी कितनी समांतर रेखाएं हैं बच्चे, 4 हैं। इनका नाम देता हूं, ये L है, ये M है, ये N है, ये O है, ठीक है। ये समांतर रेखा है। अब मैं 2 बच्चे तिर्यक रेखा खींच देता हूं। एक का नाम बच्चे यहाँ पे रख दिया मैंने, P रख दिया। एक और रेखा खींच देता हूं, इसका नाम रख देता हूं Q, ठीक है ना। ये P है और ये Q है और इनके पॉइंट्स का नाम लिख देता हूं। ये जो पॉइंट जहां पे कट कर रहा है इसका नाम क्या है बच्चे, लिख दे रहा हूं A, ठीक है। ये पॉइंट का नाम क्या है बच्चे, B, इसका नाम है C, इसका नाम है D, इसका नाम है E, इसका नाम है F, इसका नाम है G, इसका नाम है H, ठीक है ना। ये इतने पॉइंट्स हैं। ये जो पॉइंट्स है ना, C A है, D है, इनके बारे में बात कर रहा हूं। ऐसा मान लो क्वेश्चन आ गया और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन आप पहले एक चीज लिख लीजिएगा कि P और Q क्या है बच्चे, तिर्यक रेखा है। P और Q क्या है बच्चे, तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। P और Q क्या है बच्चे, तो यहाँ पे लिख रहा हूं P एंड Q आर ट्रांसवर्सल लाइन। P और Q क्या है बच्चे, आपका तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो अब देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में लिखने वाला हूं, वो प्रॉपर्टी आप लोग रट लेना, वो एग्जाम में आपके आ सकता है। डेरिवेशन तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, इसलिए आपको जो मैं बताने वाला हूँ ये बच्चे आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। तो AC बटे जो CE होगा, ध्यान से देखो, ये AC बटे क्या है, CE, ऑलवेज बच्चे किसके बराबर होगा, BD और DF के बराबर होगा। हमेशा याद है, AC बटे CE इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, BD बटे क्या होगा बच्चे, DF। इसको याद रखना, AC बटे DE, AC बटे CE ऑलवेज किसके बराबर होगा, BD बटे DF के बराबर। इसको आप हमेशा याद रखना, BD बटे DF हमेशा याद रखिएगा बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से और भी चीजें हैं, जैसे मैंने बोल दिया AC बटे AG, जैसे मैंने मान लो लिख दिया, ये तो हो गया पहला पॉइंट। इसी तरीके से मान लो लिख दिया मैंने AC बटे AG, ये बच्चे किसके बराबर होगा, BD बटे क्या हो जाएगा बच्चे, BH, ये इनके बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना। ये बच्चे क्या हो जाएगा, BD बच्चे BH हो जाएगा, BD बटे क्या हो जाएगा, BH। ये बच्चे हमेशा बराबर होगा, तो याद रखना AC बटे C इज इक्वल टू BD बटे DF होगा। उसी प्रकार से AC बटे AG इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, BD बटे BH हो जाएगा। ये दोनों बच्चे बराबर होते हैं, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया होगा, ठीक है।
इसको आप हमेशा याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। उसी तरीके से यहाँ पे एक बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो ये आ गया था कि यहाँ पे ये तो बच्चे एसी दे दिया था 30 सेंटीमीटर, कितना दे दिया था 30 दे दिया था, और ये कितना दे दिया था बच्चे 40, कितना दे दिया था 40, और ये कितना दे दिया था बच्चे 50, कितना दे दिया था 50। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ये कितना दे दिया था बच्चे 50, ठीक है, ये 40 30 40 और ये क्या था बच्चे 50 था। उसी प्रकार से ये कितना दे दिया था बच्चे 25 दे दिया था, ठीक है। ये कितना था बच्चे, ये आपका पूछ लिया था, ये वाला बताइए कि डीएफ कितना होगा, ये वाला लेंथ आपसे पूछ लिया था, ठीक है। सॉरी रुक जाना थोड़ा सा, आपसे बल्कि बीएच पूछ लिया था। क्या पूछ लिया था, बीएच। ये बताओ बीएच की लंबाई कितनी होगी, ये बी है और ये एच है, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई क्या होगी। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा था भाई, तो अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो आप क्या लिखेंगे, एसी बटे एजी बराबर क्या होता है बच्चे, बीडी बटे बीएच, हाँ या ना। तो एसी की जगह लिख दीजिए, एसी कितना है 30 है, एजी कितना है बच्चे, एजी कितना होगा, ये हो गया 30, ये हो गया 40, 70, 70 और 50 कितना हो गया बच्चे, 120 हो गया। 70 और 50 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आप वहां पे 120 लिख दीजिए। अब ये बताइए बीडी कितना है, बीडी बच्चे 25 है और आपको बीएच निकालना है। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 इंटू 25 करेंगे तो 100 आ जाएगा। मतलब बीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 100 आ जाएगी, 100 सेंटीमीटर। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। इस तरीके के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से बना लीजिएगा, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है बच्चे। तो इतनी सी बातचीत है, और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं करा दूंगा। अभी मैंने केवल लाइन एंड एंगल्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है, बाकी मैं आगे कुछ क्वेश्चंस अगर होगा, समय रहेगा तो बिल्कुल मैं उनकी प्रैक्टिस सीट भी करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में बच्चे दूसरा जो होगा वो अगला क्लास होगा, उसमें कुछ नई चीजें और पढ़ाऊंगा। और अगर आपको कोई डिमांड होगा कि इस टॉपिक को सर करा दो पहले, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट जरूर किया करो बच्चे उसमें आपको, ताकि मुझे भी पता लगे क्लासेस कैसी चल रही हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब और चैनल को जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे, जय हिंद जय भारत।